चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में जो केमिकल चेंज होके कोई नया सब्सटेंस बने उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस are the changes in which one or more new substances are formed। ठीक, तो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस के कारण कोई एक या फिर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि हम एटम्स रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formulae of the reactants and products is known as chemical equation। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड में भी मिलने चाहिए या फिर होने चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of different elements is same on both of the arrow is called balanced chemical equation। तो एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ये है आपकी एक केमिकल इक्वेशन Mg + O2 gives MgO। ठीक है, तो सॉलिड, गैस एंड सॉलिड। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड मिलनी चाहिए।
तो प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड आपके 2 मैग्नीशियम एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको एक ही मिल रहा है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो गए। अब लेकिन 2 Mg तो बैलेंस हो गए, तो रिएक्टेंट साइड आपके 2 क्या हैं, ऑक्सीजन एटम। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं, तो बैलेंस आपकी इक्वेशन हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस C। तो ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड एक जिंक एटम है, प्रोडक्ट साइड भी। रिएक्टेंट साइड एक कॉपर एटम है, प्रोडक्ट साइड भी। रिएक्टेंट साइड एक सल्फेट मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट साइड भी सल्फेट मॉलिक्यूल है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। तो अब आते हैं एक और रिएक्शन लेते हैं बैलेंस के लिए। Cu प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag होता है आपका सिल्वर, Cu कॉपर, NO3 नाइट्रेट। अब कॉपर रिएक्टेंट साइड देखते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है आपकी, ये प्रोडक्ट साइड होती है। तो कॉपर एक एटम है, दोनों बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक है। Ag का इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन NO3 के नाइट्रेट के रिएक्टेंट साइड एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल है। इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम रिएक्टेंट साइड 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एटम्स मिलके एक बनाएंगे। अब लेकिन सिल्वर डिसबैलेंस हो गया, तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए भी हम यहाँ 2 लगाएं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगला टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस आपकी होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस, पहली केमिकल रिएक्शन होती है आपकी द केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड into different टाइप्स, अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड है। पहली है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होती है कि दो या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शंस in which 2 or more than 2 or more substances combine to form a new substance are called combination reactions. For example, twice of Mg plus O2 gives 2 MgO। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, Mg और O2, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन होती है अब आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड आपका 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो द रिएक्शन
in which a single compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition रिएक्शंस। तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट आपका PbNO3 का होल ट्वाइस जो ब्रेक होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो एक तो आपको लेड एटम देता है, लेड ऑक्साइड प्लस में 4NO2 प्लस O2 गैस। तो इसमें देख रहे हो आप कि आपका जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होके एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। द डिकम्पोजिशन यदि किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट पास करके किया जाए तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस B गिव्स AB। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिख सकते हैं हम A B ब्रेक डाउन्स इनटू A प्लस B सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो गया कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाए इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। अब कोई सब्सटेंस यदि हीटिंग प्रोसेस से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो द डिकम्पोजिशन of a substance by on heating is known as thermal decomposition। अब तीसरी प्रोसेस होती है, यदि कोई सब्सटेंस आपका लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद डिकम्पोज हो रहा है तो उसको कहेंगे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी is called photochemical decomposition। दो रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब तीसरी रिएक्शन होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और फिर खुद उसके साथ फिर एक खुद नया सब्सटेंस बना लेता है। तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
तो द केमिकल reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound are known as displacement reactions. For example, A प्लस में BX and AX प्लस में B. Here A is more reactive than B. अब इस रिएक्शन के अंदर लेस रिएक्टिव कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता, हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करता है. तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल ले लीजिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब इसके अंदर जिंक जो है आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो करता क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया सब्सटेंस बना लेता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाता है. अब अगली रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो सबस्टेंसेस म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को. तो जिन रिएक्शंस में दो सबस्टेंसेस के बीच म्यूचुअली एक्सचेंज हो आयंस का, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. द केमिकल reactions in which compounds react to form two different compounds by mutual exchange of ions are called double displacement reactions. ठीक. फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है कि मान लीजिए AX प्लस BY दो सबस्टेंस हैं, तो इनके बीच जब म्यूचुअली एक्सचेंज होता है आयंस का, सब नए सबस्टेंसेस बन जाते हैं आपके AY एंड BX. ठीक. अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो तरह की रिएक्शन होती हैं. पहली होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो these reactions take place in solution two common types of this reaction
आर, पहली होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड दूसरी होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब पहली रिएक्शन देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स मिक्स, दो साल्ट्स को का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दो साल्ट्स के इसमें, इस रिएक्शन में दो साल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन बना के उन्हें मिक्स किया जाता है। तो कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस के होने के बाद। तो in this reaction aqueous solution of two salts are mixed, whereby, अब होता क्या है, जब मिक्स किए गए उसके बाद उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। तो सम सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू salts. For example, AgNO3 सॉल्ट है आपका, प्लस में NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, दोनों को मिक्स किया गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयंस का। तो AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो गया एंड NO3 एक और सॉल्ट बन गया। ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिकम्पोज रिएक्शन के अंदर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि एक एसिड और एक बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों के अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन के अंदर आता है। और एसिड और सॉल्ट, सॉरी एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन बना के। तो इन दिस टाइप ऑफ reaction an acid reacts with a base to form salt and water by exchange of ions। तो रिएक्शन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट किया, बेस है ये NaOH HCl एसिड के साथ, तो बना क्या आपका NaCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस में H2, NaCl सॉल्ट होता है, H2 वाटर। तो न्यूट्रल हो गया एक्वस सॉल्यूशन, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ दोनों में आयंस का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, और आपका जो रिएक्शन थी वो क्या हो गई, न्यूट्रल, क्यों सॉल्ट बन गया और H2, ना तो एसिड रहा ना बेस रहा। अब अगली रिएक्शन आती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती हैं। तो केमिकल
reaction which shows both oxidation and reduction reaction। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर या तो आपको ऑक्सीजन मिल रही हो या फिर आपका हाइड्रोजन लॉस हो रही हो, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन दैट involves the gain of oxygen or loss of hydrogen। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है कि रिडक्शन रिएक्शन के अंदर आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो आपकी, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपकी कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन दैट shows the loss of oxygen or gain of hydrogen। अब दोनों रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसी रिएक्शन के अंदर कैसे, किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे प्रोसेस में आती हैं? तो बोथ ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously called redox reaction। तो ZNO प्लस C कार्बन gives जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या हो रहा है? ZNO तो आपका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसेस टू Zn, तो ये तो हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब अगली रिएक्शन आती है आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस होती हैं आपके कि एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं? हीट एनर्जी का केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये रिएक्शन होती है आपके ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन they can be classified as, पहली रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपके सराउंडिंग्स में एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में, जिसके अंदर आपके सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फिर उस रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक केमिकल
reaction in which heat energy is produced। जैसे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब दूसरी रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये रिएक्शन के अंदर आपकी केमिकल इक्वेशन जब रिएक्शन होती है, यदि उस केमिकल रिएक्शन में आपकी सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो हो गया आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो एक केमिकल रिएक्शन in which heat energy is absorbed। तो जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और ब्रेक हो जाता है कैल्शियम मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। अब पांचवी है, ये तो हो गई आपकी रिएक्शंस। अब पांचवा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन होता है आपका स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है। तो उस चीज़ जब मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाए तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है। उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं या फिर कोरोजन कह देते हैं। अब रस्टिंग कहते हैं आयरन की, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मॉइस्चर के साथ अपने सराउंडिंग्स के, तो वो एक रेड सब्सटेंस में चेंज होने लग जाता है, जिसे कहते हैं हम रस्ट। तो कोरोजन को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion। तो वो प्रोसेस, वो स्लो प्रोसेस जिसके अंदर मेटल आपका अनडिजायरेबली किसी कंपाउंड में चेंज होने लगे, किसके कारण? जब वो अपने सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी एसिड के साथ या फिर गैस के साथ या फिर पानी वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड में चेंज होने लगे, तो उसे कहते हैं हम कोरोजन। ठीक। अब इसी का एक टाइप है रस्टिंग। जब आपका आयरन रिएक्ट कर लेता है, आयरन व्हेन रिएक्ट्स with oxygen and moisture मतलब water contents to form red substance called rust, or this process is called rusting। So this process is called rusting। तो ये रस्टिंग भी एक तरह की कोरोजन है कि अनडिजायरेबल कंपाउंड में आयरन आपका चेंज हो जाता है। रस्टिंग को हम कहते हैं जंग, जो आयरन में जंग लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। तो अब रेंसिडिटी में होता क्या है कि आपके फूड मटेरियल्स
जो कि जिनके अंदर फैट होता है या फिर ऑयल होता है, वो काफ़ी देर तक यदि खुली हवा में रख दिए जाएं तो धीरे धीरे उनके टेस्ट में और ऑर्डर में चेंज होने लगता है। इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में होता क्या है कि आपका फैट और ऑयल धीरे धीरे किसके साथ, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से तो फूड मटेरियल्स की टेस्ट में चेंज होने लगता है। तो द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time। तो कि जब फैट, जो वो फूड मटेरियल जिनमें फ़ैट और ऑयल होते हैं, तो उनके टेस्ट और ऑर्डर में चेंज होने लग जाए कुछ टाइम के बाद, जब वो आपके खुली एयर में, ओपन एयर में रख दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब होता क्यों है? इट इज कॉज्ड due to oxidation of fat and oil present in the food material। तो होता किस लिए है कि जब आपका फैट और ऑयल ऑक्सीडेशन हो जाता है किसी भी फूड मटेरियल के अंदर। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते क्या हैं कि एक तो पहली बात, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं फूड मटेरियल्स में। दूसरा, उन्हें एयर टाइट कंटेनर में हम क्लोज कर सकते हैं। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस methods such as, पहला, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल्स। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में कैप्ट करें, उन्हें रखें। तो स्टोरिंग फूड in airtight container, एंड तीसरा है कि उन्हें फ्लश आउट करें एयर को नाइट्रोजन से। तो फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो हो गए रेंसिडिटी को रोकने के, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? अब कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं हम, एक तो पेंट कर, दूसरा एक लेयर चढ़ाकर ऑक्सीडेंट की ऑक्साइड लेयर चढ़ाकर, जिससे कि वो आपका मेटल आगे रिएक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन से। तो कोरोजन प्रिवेंशन पहला है बाय पेंटिंग, दूसरा
बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। तीसरा बाय गैल्वेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जिंक आयरन मेटल या फिर जिंक मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। चौथा है बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। एंड लास्ट है आपका पांचवा प्रोसेस बाय अलॉइंग इट, मतलब कि मेटल का अलॉय बना दो। तो अलॉय क्या होता है आपका लेस कोरोनेटेड होता है किसी मेटल से। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म।